सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड की इस सीरीज़ में आज की इस वीडियो में जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड की भाषा एवं साहित्य, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे आज। और इससे संबंधित जो प्रश्न हैं जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी जिनके आने की पूरी उम्मीद है दोस्तों, उनका संकलन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे ऐसे ही नई नई वीडियोस बनाने के लिए एक प्रेरणा मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, तो जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड की प्रथम राजकीय भाषा है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा ये उत्तराखंड है, यहाँ पर गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, भोटिया, मारसा विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन उत्तराखंड की जो प्रथम राजकीय जो भाषा है दोस्तों, वो आपकी कौन सी है? हिंदी है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं संस्कृत, हिंदी, कुमाऊनी, गढ़वाली। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा कि हिंदी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से किस भाषा को उत्तराखंड राज्य की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया है? तो जो दूसरी राजभाषा है दोस्तों, ये घोषित किया गया है, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं कुमाऊनी, गढ़वाली, संस्कृत, जौनसारी। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। ठीक है, निशंक जी की सरकार थी उस समय उत्तराखंड में, और संस्कृत को उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया। तो दो राजभाषाओं वाला उत्तराखंड एक राज्य है, जहाँ पर हिंदी पहली राजभाषा है और दूसरी संस्कृत राजभाषा है। ठीक है, क्योंकि देवभूमि भी उत्तराखंड को कहा जाता है, इसलिए यहाँ की जो प्राचीन जो भाषा थी वो संस्कृत थी। तो इसलिए दूसरी जो राजभाषा घोषित की गई है वो संस्कृत को कही गई है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है वर्ष 2008, वर्ष 2009, वर्ष 2010, वर्ष 2011। तो दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा, वर्ष 2009 इसका एग्जैक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। 2009 में भाषा संस्थान की स्थापना की गई थी देहरादून में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दिसंबर 2016 में उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना गौचर में की गई। गौचर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो उत्तराखंड में हम लोग रहते हैं और गौचर एक मेला भी लगता है दोस्तों हमारे उत्तराखंड में, गौचर मेले के नाम से। पिछले वीडियोज़ में हमने देखे थे, जब हम पर्व और त्यौहार पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर गौचर मेला 1943 की बात हमने की थी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गौचर उत्तराखंड के किस जिले में है? यहाँ पर ऑप्शन है देहरादून, ऋषिकेश, अल्मोड़ा, चमोली। तो आपको पता लग गया होगा, ऑप्शन नंबर डी, चमोली दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कुमाऊनी भाषा का विकास किससे हुआ? अब यहाँ पर ऑप्शन है देवनागरी, प्राकृत, सौरसेनी, ये सभी। ठीक है, तो दोस्तों जो देवनागरी है वो लिपि है हमारी उत्तराखंड की, लेकिन जो उत्तराखंड की जो गढ़वाली और कुमाऊनी जो भाषा है उसका जो विकास हुआ था दोस्तों, वो हुआ था ऑप्शन सी, सौरसेनी अपभ्रंश से। सौरसेनी अपभ्रंश से कुमाऊनी भाषा का विकास भी माना जाता है और गढ़वाली भाषा का विकास भी माना जाता है। और देवनागरी तो हम ये कह सकते हैं कि देवनागरी एक लिपि होती है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कुमाऊनी भाषा का विकास किससे हुआ है? आपका उत्तर हो जाएगा सौरसेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस भाषा वैज्ञानिक ने कुमाऊनी को 12 बोलियां निर्धारित की हैं? किस भाषा वैज्ञानिक ने कुमाऊनी की 12 बोलियां निर्धारित की हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है लोकरत्न गुमानी पंत, बी ऑप्शन है तोता कृष्ण गैरोला, सी ऑप्शन है नरेंद्र सिंह नेगी, और डी ऑप्शन है डॉक्टर त्रिलोचन पांडे। तो आपको यहाँ पर बता देना चाहूँगा, जो भाषा वैज्ञानिक रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर त्रिलोचन पांडे। इन्होंने कुमाऊनी भाषा को 4 भागों में विभाजित कर कुल 12 बोलियों में निर्धारित की थी, 12 बोलियों में
अलग अलग कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन एक बार क्लियर कर लीजिए कि किस भाषा वैज्ञानिक ने कुमाऊनी की 12 बोलियां निर्धारित की। तो यानी कि कुमाऊं की 12 बोलियों का निर्धारण किस भाषा वैज्ञानिक ने किया था, तो वो थे डॉक्टर त्रिलोचन पांडे। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में सटीक बैठ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित किस भाषा पर नेपाली भाषा का प्रभाव पाया जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है किस भाषा पर नेपाली भाषा। तो ये चीज़ हम क्लियर रख सकते हैं कि जो नेपाल से सटे हुए जो क्षेत्र है हमारे, वहीं की भाषा पर नेपाल का प्रभाव पाया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है अस्कोटी, दनपुरिया, पछाई, गंगेली। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो इसका एग्जैक्ट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अस्कोटी, जो कि पिथौरागढ़ में पड़ता है और ये नेपाल की सीमा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। तो अस्कोटी जो भाषा है उस पर नेपाली भाषा का प्रभाव पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खसपर्जिया, चौगरखिया, दनपुरिया किस भाषा की प्रमुख बोलियां हैं। तो दोस्तों आपने एक गाना भी सुना होगा कि दनपुरी दनपुरियाला सौरका सोरियाला। तो इस प्रकार की जो भाषा है और ये गाना है कुमाऊनी भाषा का। तो ऑप्शन से ही आपको पता लग जाएगा कि खसपर्जिया, चौगरखिया, दनपुरिया किस भाषा की प्रमुख बोलियां हैं। तो ये आपका ऑप्शन है यहाँ पर कुमाऊनी, गढ़वाली, जनजातीय, स्वतंत्र। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा कुमाऊनी भाषा का की बोलियां हैं ये। खसपर्जिया, चौगरखिया, दनपुरिया ये कुमाऊनी भाषा की प्रमुख बोलियां हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। निम्न में से कौन सी बोली कुमाऊं की नहीं है, कुमाऊं की बोली नहीं है। अब यहाँ पर इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था हमने कि खसपर्जिया ऑप्शन ए है, कुमैया है, सलानी और अस्कोटी डी ऑप्शन है अस्कोटी। तो अस्कोटी भी है, कुमैया भी है, खसपर्जिया भी है। जबकि सलानी जो भाषा है बोली है, सॉरी, ये गढ़वाली है दोस्तों, गढ़वाली बोली की है ये। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। सलानी भाषा कुमाऊं की, सलानी बोली कुमाऊं की बोली नहीं है। जबकि खसपर्जिया, कुमैया, अस्कोटी क्या है, कुमाऊं की बोलियां हैं, जबकि सलानी गढ़वाली भाषा की बोली है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस भाषा पर तिब्बती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है दोस्तों। तिब्बती भाषा का प्रभाव किस भाषा पर दिखाई देता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो चमोली वाला क्षेत्र, उत्तरकाशी वाला क्षेत्र और यहाँ पर पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र की अगर हम बात कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है खसपर्जिया, कुमैया, चौगरखिया, जोहारी। ये सारी कुमाऊं भाषा की बोलियां हैं। और इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों, अभी हमने नेपाली भाषा का प्रभाव देखा था किस अस्कोटी भाषा बोली पर, और जो तिब्बती भाषा का जो प्रभाव देखा जाता है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर डी है आपका जोहारी भाषा पर। हिटकामुले जोला नीलम जोहार, तो जोहार क्षेत्र है वहाँ पर पिथौरागढ़ में। तो इसी जोहारी जो बोली है, इस पर तिब्बती भाषा का प्रभाव भी दिखाई देता है। भूटिया लोगों का प्रभाव भी इस पर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पश्चिमी कुमाऊं में नो के स्थान पर प्रयुक्त होता है। तो नो के स्थान पर क्या प्रयुक्त होता है, यहाँ पर ऑप्शन है अणो, मो, ना, नो, नो। तो दोस्तों इसका जो एग्जैक्ट आंसर है, नो के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है वो होता है अणो। ठीक है, जैसे पानी, तो पानी को क्या कहेंगे, वो पानी, पाण पिलच है, कुछ मतलब इस तरीके की उनकी अपनी भाषा होती है कुमाऊनियों की, जो पश्चिमी कुमाऊनी बोली का प्रयोग करते हैं। तो नो के स्थान पर वो किसका प्रयोग करते हैं, अणों का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एग्जैक्ट सही हो जाएगा दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और कुमाऊनी व्याकरण की दृष्टि से भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चंद शासक थोहर चंद्र का ताम्रपत्र किस भाषा की पुष्टि करता है। ऑप्शन है यहाँ पर कुमाऊनी, गढ़वाली, जनजातीय या ब्रज। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो थोहर चंद था, कहा जाता है इसे चंद वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। और ये चंद वंश जो मुख्य रूप से जो इसने अपना प्रभाव क्षेत्र बनाया था या फिर जहाँ पर राज किया था, वो कुमाऊं क्षेत्र में किया था। तो ऑप्शन से ही इतना सेंस हम खुद लगा सकते हैं कि चंद शासक थोहर चंद्र का जो ताम्रपत्र है वो किस भाषा में होगा। ऑप्शन नंबर ए कुमाऊनी
भाषा का होगा दोस्तों। इतना आपको क्लियर रखना है। और अगर आपको चंद शासन का इतने इतिहास पढ़ना है तो इसमें मेरी प्रीवियस वीडियोस भी हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। वहाँ पर पूरे चंद शासक के बारे में, कुमाऊँ का चंद वंश पूरा डिस्कस किया गया है, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन एक कुमाऊनी रचनाकार नहीं है दोस्तों, ठीक है। और समूह 2016 में भी ये प्रश्न पूछा गया है कि कुमाऊनी रचनाकार कौन नहीं है। कई बार कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए दिख रहा है हमें गुमानी पंत, बी दिख रहा है गंगादत्त उप्रेती, सी शिवदत्त सती और डी दिख रहा है लीलानंद कोटनाला, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कह देना चाहूँगा गुमानी पंत, गंगादत्त उप्रेती और शिवदत्त सती ये तीनों ही कुमाऊनी भाषा के रचनाकार हैं, जबकि लीलानंद कोटनाला गढ़वाली भाषा के हैं, गढ़वाली भाषा के रचनाकार हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लोकरत्न गुमानी पंत किस भाषा के साहित्यिक आदि कवि माने जाते थे। तो जैसे कि इससे पूर्व के 13 नंबर वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा गुमानी पंत हमने कुमाऊनी भाषा में देखे हैं। तो यहाँ पर इसका एग्जैक्ट सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। लोकरत्न गुमानी पंत किस भाषा के साहित्यिक आदि कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी कुमाऊनी भाषा के। सीधा अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। निम्न में कौन एक कुमाऊनी के लेखक नहीं है, कुमाऊनी भाषा के लेखक नहीं है। गुमानी पंत हैं, भवानी प्रसाद थपलियाल ये भी हैं, सी हैं शिवदत्त सती ये भी हैं और डी है लीलाधर जगूड़ी। तो लीलाधर जगूड़ी नहीं है, ये भी आपके कहाँ के हैं, ये गढ़वाल के हैं, ठीक है दोस्तों। तो कुमाऊनी के लेखक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा लीलाधर जगूड़ी। बाकी गुमानी पंत, भवानी प्रसाद थपलियाल और शिवदत्त सती ये कुमाऊनी लेखक की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। अनपढ़ के नाम से कौन कुमाऊनी साहित्यकार प्रसिद्ध है। अनपढ़ के नाम से यहाँ पर ऑप्शन है शेर सिंह बिष्ट, गिरीश तिवारी, भजन सिंह और गुमानी पंत। तो दोस्तों जो अनपढ़ के नाम पर सुप्रसिद्ध या साहित्यकार हैं कुमाऊनी में, वो हैं आपके ऑप्शन नंबर ए शेर सिंह बिष्ट। तो ये चीज़ आप क्लियर याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1455 ईस्वी में जगतपाल देव के देवप्रयाग के ताम्रपत्र से किस बोली की पुष्टि होती है। तो इससे पहले हमने थोहरचंद्र के ताम्रपत्र की बात की थी चंपावत के, उससे आपका कुमाऊनी भाषा, क्योंकि वो चंद वंश के थे। और यहाँ पर जगतपाल देव जो हैं वो पंवार वंश के शासक हैं दोस्तों, ठीक है। और पंवार वंश मुख्य रूप से कहाँ पर रहा है, गढ़वाल में रहा है। तो उनके ताम्रपत्र से किस भाषा की पुष्टि होगी, क्योंकि पंवार की जो भाषा थी वो गढ़वाली थी, मतलब दरबारी भाषा, ठीक है ना। तो जगतपाल देव के देवप्रयाग के जो ताम्रपत्र की जो बोली थी वो किस भाषा की पुष्टि करती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा गढ़वाली भाषा की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है। कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है। गढ़वाली ये तो है, कुमाऊनी है, भोजपुरी ये नहीं है और जौनसारी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि नहीं है, तो भोजपुरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 19 सलाणी, राठी, नागपुरिया आदि बोलियां किस भाषा के अंतर्गत आती हैं। अगर आपको पूर्व क्वेश्चन में कुछ याद होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी कुमाऊं की भाषा नहीं है, तो उसमें सलाणी आया था कि सलाणी क्योंकि हमने गढ़वाल की कह दी थी। अब यहाँ पर इसने क्वेश्चन इस तरीके से घुमा दिया है, सलाणी के साथ राठी, नागपुरिया। इट मीन्स सलाणी भी गढ़वाली है और राठी भी गढ़वाली है और नागपुरिया भी गढ़वाली बोलियां हैं। तो किस भाषा के अंतर्गत आती है। तो अब मुझे ऑप्शन के अंतर्गत जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सीधा हो जाएगा, गढ़वाली भाषा की बोलियां हैं ये, ठीक है। सलाणी, राठी और नागपुरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित किस भाषा को कुमाऊं एवं गढ़वाली का मिला जुला रूप कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर पहाड़ी भाषा में कहें तो यहाँ पर कैठ कुमैया भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देख के हम करेंगे सिराली, माझ कुमैया, बावरी, जोहारी। तो दोस्तों जो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 20 का, वो हो जाएगा बी। गढ़वाली और कुमाऊनी जहाँ पर मिक्स करके बोली जाती है उसको कहा जाता है माझ कुमैया। ऑप्शन नंबर बी को आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखवाणी के रचयिता कौन है। तो दोस्तों ये जो गोरखवाणी है
ये कई किताबों में आपको अलग अलग दिखाई देगा। एक तो आप महाराजा सुदर्शन शाह अगर पंवार वंश के शासक थे, उनके द्वारा भी लिखी गई थी, और पीताम्बर दत्त बर्तवाल जी थे जो, उनके द्वारा भी लिखी गई है। तो ये हम जाएंगे ऑप्शन के बेस पर, ठीक है। तो महाराजा सुदर्शन शाह ऑप्शन में दिख गए हैं, और जबकि पीताम्बर बर्तवाल बी सी डी में कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। गोरखवाणी के रचयिता कौन है? तो महाराजा सुदर्शन शाह है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ क्लियर रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पीसीएस की परीक्षाओं में भी पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गढ़वाली लोक साहित्य में ऐतिहासिक लोक गाथाएं कहलाती हैं, ठीक है। गढ़वाली लोक साहित्य में, अब ये देखना है आपको ऐतिहासिक है या पौराणिक है। तो ऐतिहासिक लोक गाथाएं क्या कहलाती हैं? यहाँ पर ऑप्शन है जागा, पवाड़े, भड़ो, आण। तो दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करा देता हूँ आपको। आण जो कहलाता है वो पहेलियों को कहते हैं। भड़ो किसको कहते हैं? जो वीर गाथाएं होती हैं, जो वीर गाथाएं होती हैं गढ़वाल में या फिर कुमाऊं में, जो वीर गाथाएं होती हैं उनको भड़ो कहते हैं। और जो पवाड़े होते हैं वो ऐतिहासिक लोक गाथाओं को पवाड़े कहा जाता है। तो इसका आंसर, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा बी, कि गढ़वाली लोक साहित्य में ऐतिहासिक लोक गाथाएं, ऐतिहासिक लोक गाथाओं को कहा जाता है पवाड़े, वीर गाथाओं को कहा जाता है भड़ो, और पहेलियों को कहा जाता है आण, ठीक है। तो यहाँ पर ऐतिहासिक लोक गाथाएं कहलाती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा पवाड़े, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आप क्लियर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गढ़वाली भाषा में लोकोक्ति को कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आना। आना तो पहेलियों को कहते हैं। परवाणा, ठीक है, और सी है माणा, और डी है रिक्त, ठीक है। तो दोस्तों जो लोकोक्तियाँ कहलाती हैं वो ऑप्शन नंबर बी है, परवाणा। परवाणा को ही क्या कहा जाता है गढ़वाली भाषा में? परवाणा सरवाणा, ये कहलाती है, लोकोक्तियाँ कहलाती हैं गढ़वाली भाषा में। तो परवाणा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट, ठीक है। गढ़वाली भाषा में लोकोक्तियों को क्या कहा जाता है? परवाणा कहा जाता है। गढ़वाली भाषा में पहेलियों को क्या कहा जाता है? औणा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जो जो चीज़ें आपके सामने आ रही है उसको आप ब्रीफली तरीके से देख लीजिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आने हैं दोस्तों आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कौन सी बोली जौनसारी का ही भाग है? अब यहाँ पर ऑप्शन है बावरी, कंडवानी, अस्कोटी, ए और बी दोनों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है अस्कोटी, ये तो आपको पता होना चाहिए, सीधा सीधा कुमाऊनी भाषा की एक बोली है। लेकिन यहाँ पर जो बावरी और कंडवानी है, और यहाँ पर डी ऑप्शन ए और बी दोनों आ रखा है, तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। बावरी कंडवानी किसका भाग है? ये जौनसारी भाषा के ही भाग हैं ये दोनों, ठीक है। तो ए और बी इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया, बावरी कंडवानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जौनसारी बोली निम्नलिखित में से किस वर्ग में आती है? ठीक है दोस्तों, तो जौनसारी बोली यहाँ पर आ रहा है पूर्वी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जौनसारी जो क्षेत्र है वो आपका पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है, तो इसलिए इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा पश्चिमी पहाड़ी, ठीक है। पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत जौनसारी आती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जौहरी भाषा किस, तो आप पूर्वी पहाड़ी की बात करेंगे उसको, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सी बोली भाषा जनजातीय नहीं है? अब यहाँ पर है मारछा। मारछा भोटिया लोगों की भाषा है। जौनसारी अपनी एक जनजाति है। अस्कोटी और बावरी, बावरी भी आपको पता है, ये आपकी बावरी जौनसारी का ही एक भाग है। लेकिन अस्कोटी जो एक क्षेत्र है ये जनजातीय क्षेत्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अस्कोटी जनजातीय भाषा नहीं है, जबकि मारछा, जौनसारी और बावरी क्या है? जनजातीय भाषाएं हैं दोस्तों। तो ये चीज़ क्लियर रख लीजिएगा कि वो कहाँ पर नहीं आ रहा है, कहाँ पर है आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अस्कोटी एक जनजातीय भाषा नहीं है, जबकि मारछा, जौनसारी और बावरी क्या है? जनजातीय भाषाएं हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड की जनजातीय भाषा जौनसारी की लिपि है। जौनसारी जो भाषा है उसकी जो लिपि है वो क्या है? देखो दोस्तों, एण, आणा, अरवाणा, अरवाणा परवाणा, ठीक है ना। तो एण या आणा तो पहेलियों को कहा जाता है, और अरवाणा परवाणा लोकोक्तियों को कहा जाता है, जबकि बागोई क्या है? एक बिल्कुल ऑप्शन के हिसाब से अलग लग रहा है, ठीक है। तो जौनसार की जो लिपि हो जाएगी दोस्तों वो बागोई हो जाएगी,
तो ये चीज़ आपको क्लियर रखना है कि गढ़वाली शब्दों को यूज़ कर दे रहा है वो कई जगहों पर, ठीक है ना। तो बागोई जो सारिकी क्या है, लिपि है, जबकि एण आना पहली होती है और अरवाणा क्या होती है, अरवाणा या परवाणा, ठीक है, वो कहलाते हैं आपकी लोकोक्तियाँ गढ़वाली में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, कौन सी बोली रल्लुओं की उपबोली नहीं है, रल्लुओं की उपबोली नहीं है। तो दारमी, श्यांसी, चौंदासी और डी ल्यूनी। तो दोस्तों ये जो रल्लुओं जो भाषा है जो मुख्य रूप से ये अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है। और यहाँ पर मुख्य रूप से दारमी, श्यांसी और चौंदासी चलती है, जबकि ल्यूनी भाषा आपका दूसरी तरफ को यानी कि ये कह सकते हैं आपकी पिथौरागढ़ के ही अन्य भागों में बोली जाती है। तो ये कह सकते हैं हम कि दारमी, चांदोसी, श्यांसी ये रल्लुओं की उपभाषा है, जबकि ल्यूनी नहीं है। तो आंसर आपका डी वाला हो जाएगा, ल्यूनी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बुक्सा बोली को किसने ब्रज कुमाऊनी हिंदुस्तानी कहा है, बुक्सा बोली को किसने ब्रज कुमाऊनी हिंदुस्तानी कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कहा गया है, ऑप्शन देख लेते हैं, गुमानी पंत ने, बी अमीर हसन ने, सी पार्थ सारथी ने और डी सुनीति चटर्जी ने। तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, जो बुक्सा जो बोली है हमारी रामनगर, धामपुर, उधम सिंह नगर इन क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है, और इन्हीं के द्वारा बोली जाती है बुक्सा बोली भी। तो ये इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है अमीर हसन। अमीर हसन के द्वारा बुक्सा बोली को क्या कहा गया था, ब्रज कुमाऊनी हिंदुस्तानी कहा गया है दोस्तों, ठीक है। तो अमीर हसन का नाम आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों, गढ़ राजवंश काव्य की रचना किसने की थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और कई बार पूछा जाता है। तो गढ़ राजवंश काव्य की रचना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए है कवि मौलाराम, ऑप्शन नंबर बी है गुमानी पंत, ऑप्शन नंबर सी सुदर्शन शाह और ऑप्शन नंबर डी है भजन सिंह। तो दोस्तों एग्जैक्ट जो आंसर है, गढ़ राजवंश की स्थापना की काव्य की रचना की थी वो की थी कवि मौलाराम ने, ठीक है ना। मौलाराम का नाम आपने सुना होगा, ये एक मतलब रचनाकार भी थे और चित्रकार भी थे, ठीक है ना। पेंटिंग्स ऑफ मौलाराम पातीराम ने लिखी थी, ठीक है ना। मुकुंदी लाल जी, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने इनके बारे में एक किताब निकाली है, इनकी जो पेंटिंग्स हैं वो उनके बारे में, ठीक है ना दोस्तों। तो गढ़ राजवंश किसकी रचना है, तो मौलाराम की रचना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसने गुमानी पंत को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, गुमानी पंत को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि जिन्होंने माना है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, फादर कामिल बुल्के, बी सर जॉर्ज गियर्सन, सी रामचंद्र शुक्ल, डी मानवर सिंह। तो जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, सर जॉर्ज गियर्सन ने गुमानी पंत को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना था। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि गुमानी पंत को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि किस ने माना, तो आपका आंसर हो जाएगा सर जॉर्ज गियर्सन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है वीणा, पल्लव, अतिमा, राम महिमा। तो दोस्तों एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा, राम महिमा जो है वो आपकी है गुमानी पंत की रचना है राम महिमा, जबकि वीणा, पल्लव और अतिमा ये सुमित्रानंदन पंत की है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राम महिमा सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, जबकि वीणा, अतिमा और पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। तो सुमित्रानंदन पंत यहाँ पर ऑप्शन है 1965, 1955, सी 1967, डी 1968। कनिष्क सहायक 2018 और प्रत्येक क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्योंकि उत्तराखंड से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे ये। और ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित वर्ष 1968 ईस्वी में किया गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 1968 में, और 1961 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था सुमित्रानंदन पंत को। ये आप क्लियर याद रखेंगे। और आपको इतना भी पता होना चाहिए कि सुमित्रानंदन पंत का जो जन्म है अल्मोड़ा के कौसानी में हुआ था 1900 ईस्वी में, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए, सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था, कौसानी में हुआ था, 1900 ईस्वी में हुआ था। इनको 1961 में
ये कह सकते हैं हम कि पद्म भूषण, ठीक है, 1961 में पद्म भूषण और 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल की रचना है, ठीक है, तो ऑप्शन है नाथ संप्रदाय, हिंदी काव्य में निर्गुणवाद, सूफी साधना और साहित्य, डिश छायावाद। तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर बी, हिंदी काव्य में निर्गुणवाद। ये डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल की रचना है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल के बारे में अगर कहूँ तो विश्व के पहले व्यक्ति थे जिन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई थी, ठीक है ना। विश्व उत्तराखंड ही नहीं बल्कि इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित हुए थे, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल की रचना नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर है रूपक रहस्य, बी नीति शतक, सी गद्य सौरभ और डी सतसई सप्तक। तो दोस्तों इसमें बता दूं ऑप्शन नंबर बी जो नीति शतक है ये आपकी गुमानी पंथ की रचना है, जबकि रूपक रहस्य, गद्य सौरभ, सतसई सप्तक ये आपकी पीताम्बर दत्त बर्तवाल की रचनाएं हैं और नीति शतक आपकी किसकी है, गुमानी पंथ की है दोस्तों। ये चीज़ आप अपने माइंड में क्लियर करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्यों का निवास के लेखक कौन है? तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, समूह 2017 में। तो आर्यों का निवास, यहाँ पर ऑप्शन है मुकुंदी लाल, शिव प्रसाद डबराल, भजन सिंह या शेखर पाठक। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पे चले जाइए सीधा, भजन सिंह। भजन सिंह गढ़वाली भाषा के ये प्रारंभिक लेखकों में से एक हैं और इन्होंने आर्यों का निवास नामक रचना भी की है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रस्किन बॉन्ड का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आपको पता है रस्किन बॉन्ड द जंगल बुक भी लिखी थी इन्होंने। रस्किन बॉन्ड का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था आपका, ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं पहले, कसौली, देहरादून, सी मसूरी और डी नैनीताल। कई लोग इनको मसूरी कर देते हैं, ठीक है, जबकि देहरादून और मसूरी में इन्होंने अपना ज़्यादा जीवन व्यतीत किया है। लेकिन जो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कसौली में हुआ था, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, अभी नहीं पहले से ही है, ठीक है ना। तो हिमाचल प्रदेश कसौली में इनका जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे रस्किन बॉन्ड को, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको कि रस्किन बॉन्ड का जन्म कहाँ हुआ था, कसौली में हुआ था और रहे कहाँ पर थे ये ज़्यादा, देहरादून और मसूरी में ही इन्होंने अपना जीवन यापन किया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रस्किन बॉन्ड की रचना नहीं है, ठीक है। तो जब हमें पता होगी कि कौन कौन है तो तभी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है लंडोर डेज, ये है दोस्तों, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स ये भी है, और सी है द रॉक, ये नहीं है दोस्तों, और डी है द रूम ऑन द रूफ और ये भी है। तो कौन सी रचना नहीं है? तो द रॉक नहीं है, बाकी लंडोर डेज, द फ्लाइट ऑफ पिजन्स और द रूम ऑन द रूफ ये तीनों हैं, द रॉक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा कि रस्किन बॉन्ड की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक साहित्यकार के साथ साथ एक पुलिस अधिकारी भी था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। डॉक्टर गिरिराज शाह, सुमित्रा नंदन पंत, गिरीश तिवारी और डी है महेश दास। तो दोस्तों यहाँ पर जो एग्जैक्ट जो आंसर है वो है आपका गिरिराज शाह, ऑप्शन नंबर ए। गिरिराज शाह एक क्या थे, पुलिस अधिकारी होने के साथ साथ एक साहित्यकार भी रहे हैं दोस्तों, और इन्हें काफ़ी मेडल भी मिले हैं अपने पुलिस अधिकारी होने के साथ साथ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने झूसिया दमाई पर महत्वपूर्ण शोध प्रबंधन लिखा है, ठीक है। तो ऑप्शन है डॉक्टर रमन गौरव, डॉक्टर गिरिराज सिंह, गिरीश तिवारी गिरदा, शिव प्रसाद डबरा। क्लियर देख लीजिए किसने झूसिया दमाई पर महत्वपूर्ण शोध प्रबंधन लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे दोस्तों आप, गिरीश तिवारी गिरदा के साथ, ठीक है। उन्होंने शोषण के विरुद्ध बहुत सारा कार्य किया था, चाहे गढ़वाल हो चाहे कुमाऊं हो, उत्तरकाशी से लेकर ये कह सकते हैं आपके पिथौरागढ़ तक शोषण के खिलाफ गए थे। और झूसिया दमाई पर महत्वपूर्ण शोध प्रबंध इन्होंने लिखा था गिरीश तिवारी, जिनका कि उपनाम गिरदा के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि गिरदा के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा गिरीश तिवारी को, ठीक है दोस्तों। तो
ये क्वेश्चन थे दोस्तों आज की इस वीडियो के। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको क्वेश्चनों में कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। आपका समय शुभ हो दोस्तों। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कई दोस्त ऐसे हैं कि वो एक बार सब्सक्राइब और दूसरी बार अनसब्सक्राइब भी कर दे रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब एक ही बार होता है चैनल। तो आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड दोस्तों।